हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रयाग स्टडी। मैं हूं आपका ट्यूटर आशीष श्रीवास्तव और आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास 9 का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति। पूरे इवेंट को हम लोग को देखना है, छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसके जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उन चीज़ों को हम लोग देख लें। जैसे इस चैप्टर का नाम ही है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यहाँ पे ये जो रेवोल्यूशन है इसकी मीनिंग क्या होगी? तो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति में ऐसा क्या हुआ कि इसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन बोला गया, फ्रेंच रिवोल्ट क्यों नहीं बोला गया? ये सारी चीजें हम लोग को देखनी है। देखिए, रिवॉल्यूशन का जो मतलब होता है, बहुत सारे डेफिनेशन इसमें आएंगे। रेवोल्यूशन का मतलब जो नॉर्मली मैं आपको बताऊंगा वो दो तरह से मैं बताता हूँ। पहला जो रेवोल्यूशन का मतलब है उसको हम लोग देखते हैं एज ए सडन एंड विजुअल चेंजेस के रूप में। यानी कि जब आप फ्रांस की हिस्ट्री पढ़ेंगे, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आप देखेंगे फ्रांस में लगातार सडन एंड विजुअल चेंजेस हो रहे हैं। तो ऐसे सडन एंड विजुअल चेंजेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। प्लस एक और पार्ट है रेवोल्यूशन का मतलब, एक और है। रेवोल्यूशन का मतलब एक और होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर फ्रॉम लेस पीपल टू द मोर पीपल। रेवोल्यूशन का मतलब है कि जो पावर है वो कम लोगों से निकल के ज्यादा लोगों के हाथों में चला जाए। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में ऐसा होगा। आप देखेंगे पावर मोनार्क के हाथ से, राजा के हाथ से निकल के कहाँ चली जाएगी? लोगों के हाथ में चली जाएगी। तो इस रेवोल्यूशन के पीछे का रीजन आपको समझ में आ गया कि वाई फ्रेंच रेवोल्यूशन में रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा, बच्चों के अंदर हमेशा डाउट रहता है कि सर हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ते क्यों हैं? भाई हम तो हैं इंडिया के, तो इंडियन रेवोल्यूशन पढ़ना चाहिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों पढ़ें? देखिए, आज जो हम लोग हर चीज की अपनी हिस्ट्री होती है, एवरीथिंग है हिस्ट्री। उसी तरह आज जो हम लोग फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं, जैसे लिबर्टी हो गया, इक्वलिटी हो गया, इक्वलिटी बिफोर लॉ हो गया, फर्टर्निटी हो गया, इन सारी जो राइट्स हैं, इन सब की क्या है? कुछ ना कुछ हिस्ट्री रही है। और उसी का एक पार्ट आपको कहाँ देखने को मिलता है? इस फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखने को मिलता है। दूसरा कि ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है ये एक पहला सक्सेसफुल रेवोल्यूशन रहा किसके? मोनार्क के अगेंस्ट। ये दो ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हम लोग पढ़ते हैं, और भी बहुत सारे रीजन हैं, सिर्फ दो इंपॉर्टेंट रीजन मैंने आपको बता दिए। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये तो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में रेवोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, और दूसरा कि हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ते क्यों हैं। आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन को। क्या क्या इसमें हम लोग को पढ़ना है वो चीज देख ले। इंट्रोडक्शन की मैं बात करूं तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में पहले तो हम लोग देखेंगे कि ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण क्या है, आखिर ये फ्रांस में जो रेवोल्यूशन है वो हुआ क्यों, उसके पीछे के रीजंस क्या हैं। तो बहुत सारे रीजंस आप देखेंगे, सोशल कॉजेज, इकोनॉमिकल कॉजेज एंड पॉलिटिकल कॉजेज। ये सारे रीजंस हमें क्या करने हैं? देखने हैं। फिर ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास, फिलोसफर्स, आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होती है, चीजों को मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। फ्रांस एबॉलिश द मोनार्की एंड बिकम रिपब्लिक। ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है कि रिपब्लिक क्या होता है, ये भी चीज मैं आपको समझाऊंगा। रिम ऑफ टेरर के बारे में बात करेंगे, डायरेक्टरी रूल के बारे में बात करेंगे, वुमेन्स रिवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी और रेवोल्यूशन इन एवरीडे, और लास्ट में जो लास्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। इन सारी चीजों को हम लोग इस चैप्टर में क्या करना है? कवर करना है। क्लियर है? अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत को देखेंगे, हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं, और एनसीईआरटी की खासियत ही है, जब आप एनसीईआरटी की कोई भी किताब उठा लो, जब किताब को पढ़ने लगोगे आप, तो वो आपको आपके अंदर इंटरेस्ट जगाने के लिए कुछ क्वेश्चंस छोड़ देते हैं शुरू में। या आप ऐसे देख लो कि जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो आपको एक इंटरेस्ट जगता है, क्योंकि वो किसी भी चीज को एक कहानी के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चों को क्या हो जाए, याद हो जाए। उसी तरह फ्रेंच रेवोल्यूशन है। फ्रंट पेज का जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का जब आप फ्रंट पेज देखेंगे तो उसमें लिखा होगा कि पेरिस में 14 जुलाई 1789, 14 जनवरी 1789 को जो पेरिस के लोग सो के उठते हैं तो उनको एक रूमर सुनाई देता है कि किंग ने क्या दिया है, अपनी आर्मी को ऑर्डर दिया है ओपन फायर का, कि जाइए फ्रांस में जो भी रिवोल्ट कर रहा है उससे क्या करिए, मार डालिए। जब ये रूमर फ्रांस के लोगों को सुनाई देती है सुबह सुबह उठ के, तो वो लोग डर जाते हैं और अपना एक ग्रुप बनाते हैं, चौराहे पे इकट्ठा होते हैं
और अपना एक ग्रुप बनाते हैं, इसको बोलते हैं पीपुल मिलिटिया। उनके पास जो भी हथियार होता है उसको वो क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और फाइनली और हथियार की खोज में वहाँ पे एक प्रिजन होता है राजा का, बैस्टिल, उस पर क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, हथियार मिल सके। प्लस एक और रीज़न होता है, क्योंकि वो किंग से नाराज़ थे। किंग यानी कि वहाँ पे मोनार्क, मोनार्क को हम लोग किस नाम जानते हैं, किंग के नाम से जानते हैं। और ये जो बैस्टिल फोर्ट था ना, ये क्या था, प्रिजन था। क्या था, प्रिजन, जेल था, देख रहे हैं, प्रिजन। और जो प्रिजन होता है वो हमेशा डिस्पोटिक पावर का क्या होता है, सिंबल होता है, निरंकुश शासन का क्या होता है, सिंबल होता है। तो लोग क्या थे, फ्रांस के लोग डरे हुए थे कि राजा ने ओपन फायर का ऑर्डर दिया है। दैट्स वाई लोग डर के मारे राजा की नफरत दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, राजा के डिस्पोटिक पावर के सिंबल यानी कि बैस्टिल फोर्ट को क्या कर दिया, तोड़ दिया। प्लस उनका उनकी एक और चाह थी कि वहाँ हो सकता है इनको क्या मिल जाए, आर्म्स एंड एम्यूनिशन मिल जाए, हथियार मिल जाए, ठीक है। इस वजह से उन्होंने क्या किया, बैस्टिल फोर्ट पे अटैक कर दिया और वहाँ पे जो गार्ड्स थे उनको मार दिया। इवन वहाँ पे जो प्रिजन थे, जो कैदी थे, उनको भी क्या कर दिया, आज़ाद करा दिया। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने चाहिए कि सर लोगों ने ऐसा किया क्यों, राजा ने ओपन फायर का ऑर्डर क्यों दिया, लोग क्यों इतना डर गए कि उन्होंने बैस्टिल फोर्ट को क्या कर दिया, गिरा दिया। इसके पीछे के रीजंस क्या थे, कारण क्या थे। इन्हीं कारणों को, इन्हीं रीजंस को हम लोग इस पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ क्यों और इतना इंपॉर्टेंट क्यों रहा हमारे लिए, ठीक है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की मैं बात करूँ तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ऐसा कोई रेवोल्यूशन नहीं था कि पूरे फ्रांस में एक साथ वो स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं है। फ्रेंच रेवोल्यूशन को आप देखेंगे तो फ्रांस में कई जगहों पे छोटे छोटे रेवोल्यूशन हुए, छोटे रिवोल्ट हुए, और उन सब को, छोटे विद्रोह हुए, उन सबको मिलाकर हम एक साथ पढ़ते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन कहलाता है। ऐसा नहीं कि फ्रांस में सबने एक साथ रेवोल्यूशन कर दिया, नहीं, जगह जगह छोटे रिवोल्ट होने लगे, विद्रोह हुए, और उन सबको कंपाइल जब हम लोग करते हैं तो क्या बनता है, हमारा एक फ्रेंच रेवोल्यूशन बनता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा, द सीरीज ऑफ इवेंट स्टार्टेड बाय द मिडिल क्लास, ठीक है, सेक द अपर क्लास, द पीपल रिवोल्टेड अगेंस्ट द क्रूअल रिजिम ऑफ द मोनार्की, दिस रिवोल्यूशन पुट फॉरवर्ड द आइडियाज लिबर्टी, फर्टर्निटी एंड इक्वालिटी। इस तरह के आइडियाज यहाँ पे हमारे सामने हमको मिले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से, ठीक है। दैट्स वाई हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ना क्या है, जरूरी है। चलिए कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें, जो हम लोग ने पढ़ा था, ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था। आइए देखते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण क्या है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारणों की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो सबसे पहला कारण है वो क्या है, सोशल कॉजेज, सामाजिक कारण। कोई भी रीजन, कोई भी रिवोल्यूशन जब होता है उसके पीछे कोई ना कोई रीजंस होते हैं। तो पहला क्या है, सोशल कॉजेज। बट मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो पहले मैं पॉलिटिकल कॉजेज से पढ़ाऊंगा, बाद में फिर सोशल कॉजेज पाएंगे। ऐसे क्यों हुआ, आइए जानते हैं। फ्रांस की हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश करते हैं कि 18वीं सेंचुरी में फ्रांस कैसा था। लुइस 16 जो बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था, बर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करता था, वो 20 साल की उम्र में उसको 1794 में क्या बना दिया गया, वहां का किंग बना दिया गया। जब वो किंग बना तो किंग बनने के साथ साथ 20 साल की उम्र में उसकी शादी भी हो गई ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मारी एंटोनियो से। और जब वो किंग बना तो किंग बनते ही उसके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस हुई। कैसी प्रॉब्लम, पहला कि जो उसका खजाना था, जो ट्रेजरी थी लुइस 16 की, वो पूरी तरह से क्या हो चुकी थी, खाली हो चुकी थी। उसके पास पैसे नहीं थे कि वो क्या कर सके, अपने कंट्री को रन करा सके। अब पैसे खाली होने के पीछे का रीजन क्या रहा, जो ट्रेजरी एम्प्टी हुई उसके पीछे का रीजन क्या रहा, रीजन रहा वॉर। बहुत लंबे समय तक फ्रांस किस में इन्वॉल्व रहा, वॉर में इन्वॉल्व रहा। और क्या रीजन सोच सकते हैं, प्लस अमेरिका के 13 कॉलोनीज को फ्री कराने के लिए। उस समय अमेरिका ब्रिटेन की कॉलोनी थी और फ्रांस और ब्रिटेन किसके थे, 36 के आंकड़ा चलते था, एकदम 36 का आंकड़ा। तो अमेरिका के 13 कॉलोनी को फ्री कराने के लिए फ्रांस ने क्या किया था, बहुत सारा लोन ले लिया था, लगभग 2 बिलियन लिवरेज। लिवरेज वहाँ की करेंसी है, फ्रांस की करेंसी को हम लोग उस समय क्या बोलते थे, 2 बिलियन लिवरेज। तो ब्रिटेन से आज़ाद कराने के, किसकी, ब्रिटेन से अमेरिका की 13 कॉलोनीज को आज़ाद कराने के लिए फ्रांस ने अमेरिका को क्या किया, बहुत सारा फंड दिया, बहुत सारा हथियार दिया, जिसके एवज में फ्रांस के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या हो गया, लोन बर्डन हो गया। पहले से इसके ऊपर और लोन, पहले से ही लोन था और लोन बर्डन इसके ऊपर क्या हो गया, बढ़ गया। और जिसने लोन लिया ना, तो जिस मनी लैंडर से इसने पैसे लिए, वो इसके ऊपर क्या चार्ज कर रहे थे, 10% इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे पर लोन।
कि भैया आप जो लोन ले रहे हो ना उसका 10% इंटरेस्ट मुझे चाहिए, 2 बिलियन लिवरे का 10% आप निकाल लीजिए, ठीक है। अब क्या हुआ, ये सारी चीजें हुई। पहला, वॉर में बहुत लंबे समय तक फ्रांस इन्वॉल्व रहा। दूसरा, अमेरिका की कॉलोनी को फ्री कराना था जिसकी वजह से फ्रांस। तीसरा, राजा और रानी की लग्जरियस लाइफ, राजा और रानी बहुत लग्जरियस लाइफ जीते थे भाई, पैलेस ऑफ वर्सलेस में रह रहे हैं, वहाँ पे हजारों नौकर, साफ सफाई, रख रखाव, भाई पैसा तो खर्च होना ही होना है। राजा रानी बहुत लग्जरियस लाइफ जीते थे, तो इनकी लग्जरियस लाइफ की वजह से भी बहुत ज़्यादा पैसा ड्रेन हो रहा था। भाई राजा रानी है तो लग्जरियस लाइफ जिएंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसकी वजह से भी क्या हो रहा था, आप देखेंगे कि फ्रांस की पूरी जो ट्रेजरी थी, पूरा जो खजाना था वो क्या हो चुका था, खाली। अब इसे ये क्या कर नहीं पा रहे थे, दूसरा रीजन, अब खजाना खाली हो गया। खजाना खाली होने से नुकसान क्या हुआ फ्रांस को, खजाना खाली होने से नुकसान क्या हुआ, पहला कि जो इनकी आर्मी है, भाई फ्री में थोड़ी जाएगी आर्मी, आर्मी को सैलरी देना है ना, आर्मी को देने के लिए सैलरी नहीं, इनके पास स्कूल्स हैं, स्कूल चलाने के लिए सैलरी देना है, सैलरी देने के लिए पैसे नहीं, इनके पास यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी चलाने के लिए पैसे नहीं, प्लस लोगों का वेलफेयर करना है, लोगों का वेलफेयर करना है, उसके लिए भी इनके पास पैसे नहीं बचे थे। मतलब पूरी तरह से ये क्या हो चुके थे, कंगाल। अब क्या किया जाए, भाई पैसा नहीं है, और राजा महाराजाओं के पास उसमें ऐसा थोड़ा था कि इंडस्ट्री लगी हुई है कि नहीं चलो यहाँ बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, पैसा इकट्ठा के लिए नहीं, उनके पास जो इनकम का सोर्स था वो क्या होता था, टैक्स। क्या होता है, टैक्स। तो जब राजा के पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे तो उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं था अर्निंग का, तो उन्होंने क्या सोचा कि भैया अब क्या करते हैं कि अगर फ्रांस को चलाना है तो फ्रांस के लोगों के ऊपर और टैक्स डालना पड़ेगा, फ्रांस के लोगों को और टैक्स देना पड़ेगा। देन किंग डिसाइडेड, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, टैक्स को इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे, टैक्स को इंक्रीज करेंगे। अब इस कहानी को याद रखिएगा, ये पूरी जो कहानी है जो मैंने आपको सुनाई, इस पूरे इवेंट को हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। सारे इवेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए जितना मैंने आपको बताया, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है टैक्स इंक्रीजमेंट की बात, इस चीज को अपने ध्यान में रखिएगा। ये तो हो गया पॉलिटिकल कॉजेज। आते हैं, इस कहानी को यहीं छोड़ते हैं, अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं। सर पॉलिटिकल कॉजेज तो हो गया, इसके बाद क्या, क्या सिर्फ यही था, नहीं, इसके अलावा भी और भी कॉजेज थे। टैक्स बढ़ाने की बात की थी लुईस 16 ने, क्या की थी, टैक्स बढ़ाने की बात की थी। क्यों, क्योंकि उनके पास पैसा पूरी तरह से क्या हो चुका था, खत्म, कंगाल हो चुके थे लुईस 16। चलिए ठीक है, तो टैक्स बढ़ाने की बात कर दी, सर इसमें कौन सी प्रॉब्लम की बात है, ठीक है अगर सरकार प्रॉब्लम है तो टैक्स बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं, ले लिया, नहीं प्रॉब्लम है यहाँ पे। अभी मैं समझाता हूँ कैसे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहाँ पे है, इसके सोशल कॉजेज में। आइए मैं बताता हूँ। सोशल कॉजेज मतलब फ्रांस की सोसाइटी उस समय कैसी थी, आइए देख लेते हैं। फ्रांस की सोसाइटी की बात करें तो आप जैसे देखोगे भारत की सोसाइटी है, इसमें कास्ट सिस्टम बना हुआ है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र डिवाइडेड है हमारे कास्ट सिस्टम में। उसी तरह फ्रांस की सोसाइटी को जब आप देखेंगे तो फ्रांस की सोसाइटी भी क्या है, 3 पार्ट में उस समय डिवाइड थी। पहला था फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, सेकेंड स्टेट जो था नोबेलिटी, और जो थर्ड स्टेट था उसमें 2 तरह के लोग आते थे, एक बिग मर्चेंट, बिग कोर्ट, और दूसरा पीजेंट्स एंड आर्टिस्ट, और सबसे लास्ट में स्मॉल लेबर्स एंड लैंडलेस लेबर्स। ठीक है। अच्छा एक चीज जो मैंने आपको गलत बता दी, लुईस 16 1774 में राजा बना था, कहाँ का, फ्रांस का। ओके, उसके बाद 20 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई थी। चलिए, फ्रांस की सोसाइटी की अगर मैं बात करूं तो फ्रांस की सोसाइटी का स्ट्रक्चर यही था। फर्स्ट स्टेट को क्लर्जी बोलते थे, सेकेंड स्टेज को नोबेलिटी बोलते थे, और थर्ड स्टेट को हम लोग क्या बोलते थे, थर्ड स्टेट 2 लोगों से मिलकर, 2 तरह के ग्रुप्स ऑफ पीपल से मिलकर बनता था। एक वो जो थर्ड स्टेट में बड़े बिजनेसमैन, मर्चेंट होते थे उनसे, और दूसरा है कौन सा, पीजेंट्स एंड आर्टिस्ट। ठीक है, और तीसरा जो उसका पार्ट है इंपॉर्टेंट, वो क्या है, स्मॉल पीजेंट्स एंड लैंडलेस लेबर। ये इन दोनों को हम लोग एक ही में रख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसीलिए बोलते हैं थर्ड स्टेट 2 ग्रुप से मिलकर बना है, एक बिग जिनके पास थर्ड स्टेट में सबसे ज्यादा पैसा था, और जिनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था। तो ये सोसाइटी है फ्रांस की।
ठीक है, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर जगह सोसाइटी है, सोसाइटी में कोई ना कोई डिविजन्स हैं। प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम आइए मैं बताता हूँ। क्लर्जी मतलब जो प्रीस्ट होते थे वो किस में आते थे? क्लर्जी में आते थे। नोबेलिटी मतलब किंग्स एंड देयर फैमिलीज, राजा और उसकी फैमिली देख लीजिए। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी, ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वॉल्व इन चर्च मैटर, जो चर्च के मैटर में इन्वॉल्व होते थे। कौन इन्वॉल्व होगा? प्रीस्ट। सेकेंड स्टेट के लोग कौन होंगे? नोबेलिटी। कौन कौन आएंगे? पर्सन हु हैव हायर रैंक इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, किंग एंड देयर फैमिलीज, वही लोग होते थे एडमिनिस्ट्रेशन में। और थर्ड स्टेट मैंने बता दिया, दो तरह के लोगों को मिला कर बना था, दो तरह के लोगों को कंपाइल करके बना था, एक बिग और एक स्मॉल। इसमें प्रॉब्लम क्या थी? इसमें प्रॉब्लम क्या थी ना, ध्यान से देखिए। जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट है यानी कि क्लर्जीज एंड नोबेलिटीज हैं, इनको कुछ बर्थ बेस्ड प्रिविलेज मिले हुए थे, बर्थ बेस्ड प्रिविलेज। और ये बर्थ बेस्ड प्रिविलेज क्या थे? पहला तो ये था कि फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट को किसी तरह का कोई टैक्स पे नहीं करना है। याद आया आपको? लुईस 16 ने क्या बढ़ाने की बात की थी? टैक्स बढ़ाने की बात की थी। और लुईस 16 भी इन्हीं दो ग्रुप से बिलोंग करेगा। फाइनली यहाँ देखिए, लुईस 16 ने टैक्स बढ़ाने की बात की थी, लेकिन अगर आप देखेंगे जो सोसाइटी के अपर कास्ट के लोग हैं वो किसी तरह का कोई टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। टैक्स पे सिर्फ और सिर्फ कौन करते थे? सिर्फ और सिर्फ ये थर्ड स्टेट के लोग क्या करते थे? टैक्स पे करते थे, ओनली थर्ड स्टेट के लोग। और अगर ये टैक्स को इंक्रीज किया जाए तो बर्डन किसके ऊपर बढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट्स के ऊपर क्या करना है? इस बर्डन को बढ़ना है। ठीक है, अब ये जो थर्ड स्टेट है ना, वो कई तरह के टैक्स पे करता था, कई तरह के टैक्सेस क्या करता था? पे करता था। पहला, ये जो थर्ड स्टेट है वो एक रिलीजियस टैक्स पे करता था, जिसको हम लोग बोलते थे टीथे। एक रिलीजियस टैक्स पे करता था जिसका नाम क्या है? टीथे है। ओके ओके, एक सेकेंड मैं कलर थोड़ा चेंज कर लूं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेट को जो टैक्स पे कर रहा है कौन? थर्ड स्टेट। इस टैक्स को हम लोग बोलते थे रिलीजियस टैक्स। क्या बोलते थे? रिलीजियस टैक्स, यानी कि धार्मिक कर, जो सीधे किसको दिया जा रहा है? फर्स्ट स्टेट यानी कि प्रीस्ट को दिया जा रहा है, क्लर्जीज को दिया जा रहा है। ये क्या कहलाता था? रिलीजियस टैक्स कहलाता था। और एक टैक्स दिया जाता था सेकेंड स्टेट को, जिसको हम लोग बोलते थे टाइले। क्या बोलते थे? टाइले। ये किसको दिया जाता था? ये दिया जाता था किसको? नोबेलिटीज को। तो दो तरह के टैक्स थर्ड स्टेट के लोग पे करते थे। इसके अलावा ये टैक्स थे, ये दो इंपॉर्टेंट टैक्स हैं, टैक्स। यहां देख लीजिए, केवल थर्ड मेंबर को क्या करना है? टैक्स पे करना है, ठीक है ना। एक डायरेक्ट टैक्स था कार्ल टाइले, ठीक है ना, और एक था दूसरा कहाँ गया? हाँ, टैक्स कार्ल टी थे। ये किसको दिया जाता था? चर्चेस को दिया जाता था। इन दोनों चीजों को जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स जिसको दे रहे हैं हम लोग, राजा को दे रहे हैं, वो क्या है आपका? टाइले है। और एक जो टैक्स है जो हम किसको दे रहे हैं? चर्च को दे रहे हैं, वो क्या है? टीथे, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? रिलीजियस टैक्स के नाम से जानते हैं। अगर फ्रांस की पॉपुलेशन की मैं बात करूं, सोसाइटी की बात करोगे, तो आप देखोगे फ्रांस की पॉपुलेशन में जो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट के लोग थे वो लगभग कितने थे? सिर्फ और सिर्फ 10%। और बाकी 90% लोग कौन थे? थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे। कहाँ से बिलोंग करते थे? थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे। बट लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था सर, तो आप देखेंगे लगभग 60% जो लैंड था वो इन 10% लोगों के पास था और 90% लोगों के पास ओनली ऑन 40% लैंड था। तो ये थोड़ा सा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये जो रीजन सारे मैंने आपको बताए, प्लस और भी बहुत सारे टैक्सेस थे। आप देखोगे साल्ट पे टैक्स है, टोबैको पे टैक्स है, इस तरह का हर तरह का एवरीडे में जो एवरीडे के जो गुड्स हैं, एवरीडे के जो नीड्स हैं, उस पर भी राजा और रानी क्या कर रहे थे? टैक्स लगा हुआ था। उस सारे टैक्स को इंक्रीज करने की बातें हुई थी। तो मुद्दा यहाँ पे ये है कि जो टैक्स इंक्रीमेंट की बात हुई है, उस टैक्स इंक्रीमेंट से जो इफेक्टिव होगा वो कौन होगा? सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट होना है। और थर्ड स्टेट की में कौन से लोग थे भाई? गरीब लोग थे। कौन से लोग थे? गरीब, वर्कर्स ग्रुप था। प्लस थर्ड स्टेट के पास ना लैंड थी, ना प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं था। 90% पीपुल हैव 40% लैंड। अब ये 40% लैंड भी थर्ड स्टेट के कौन से लोगों के पास थे?
अमीर लोग जो थे उन्हीं के पास थे। तो ये दो रीजन मैंने आपको बताया, एक जो पहली कहानी सुनाई सोशल, और ये दूसरा हो गया क्या आपका पहला पॉलिटिकल, और ये दूसरा हो गया क्या आपका सोशल कॉजेज। ये सारी चीजें फ्रांस में हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। बट आप देखोगे ड्यूरिंग द पीरियड 1774 से लेकर 1789 तक फ्रांस की पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं तो फ्रांस की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। वो इंक्रीज हो गई 23 मिलियन से लेके 28 मिलियन तक। अब अच्छा, यूरोप में ये जो 5 मिलियन का इंक्रीमेंट है वो बहुत बड़ा माना जाएगा, ठीक है ना। भारत जैसे देश में 4-5 मिलियन तो जनसेंसस में छूट जाते हैं लोग, ठीक है। वहाँ पे 5 मिलियन का बहुत बड़ी बात हो गई कि वहाँ की पॉपुलेशन क्या हो गई, 5 मिलियन इंक्रीज हो गई। 1774 से 1789 के बीच में वहाँ की पॉपुलेशन क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। पॉपुलेशन इंक्रीज करने से होगा क्या, पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो उसके साथ डिमांड भी बढ़ेगी, लोगों की डिमांड्स भी बढ़ेगी, और डिमांड्स बढ़ेगी तो डिमांड्स के अकॉर्डिंग सप्लाई भी होना चाहिए। लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, डिमांड्स ऑफ फूड ग्रेन इंक्रीज हो गए, बट जो प्रोडक्शन था फूड ग्रेन का अभी भी वहीं रहा, सेम टू सेम। प्लस ड्रॉट और हेल की वजह से प्रोडक्शन क्या हो गया वहाँ पे ड्यूरिंग दिस रीजन, और क्या हो गया, गिरता चला गया। क्या होता गया, गिरता चला गया। जो वर्कर्स थे उस पीरियड में फ्रांस में, उनकी वेजेस आप देखोगे नहीं बढ़ रही थी, ब्रेड प्राइसेस इंक्रीज हो रहे थे। ब्रेड मतलब आप समझ सकते हो जैसे हमारे यहाँ रोटी होता है ना, वैसे यूरोप में जो स्टेपल फूड है वो क्या होता है, ब्रेड होता है। तो ब्रेड वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारे रोटी वहाँ पे ब्रेड। तो ये जो ब्रेड की प्राइसेस है वो भी क्या हो रही थी, लगातार फ्रांस में इंक्रीज कर रही थी। क्या हो रही थी, इंक्रीज कर रही थी। बट थर्ड स्टेट के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि भाई वो वर्कर क्लास थी, तो ब्रेड की प्राइस जिस तरह इंक्रीज हो रही थी वैसे उनकी सैलरी, उनकी वेजेस इंक्रीज नहीं हो रही थी। प्राइस हाई होता जा रहा है बट सैलरी क्या है, सेम है। प्राइस हाई हो गया, 100 रुपये हो गया, लेकिन सैलरी अभी भी 50 है, तो कहाँ से कर देंगे भाई ब्रेड, भाई भूख तो उतनी ही लगनी है। अब कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया वहाँ पे फ्रांस में जहाँ पे लोग अपनी बेसिक नीड्स की जो चीज़ें हैं उन्हें भी परचेज नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसी सिचुएशंस को हम लोग बोलते हैं सब्सटेंस क्राइसिस। क्या बोलते हैं, सब्सटेंस क्राइसिस। सब्सटेंस क्राइसिस क्या होता है, एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड्स आर इन डेंजर्स। ऐसा कंडीशन जब लोग अपने जीने खाने के लिए आम चीज़ों को भी ना खरीद पाएँ, वो भी ना मिल पाए, ऐसा सिचुएशन क्या कहलाता है, सब्सटेंस क्राइसिस कहलाता है। तो फ्रांस में उस पीरियड में आप देखेंगे 1789 के आसपास ये सब्सटेंस क्राइसिस जैसी कंडीशन क्या हो चुकी थी, स्टार्ट हो चुकी थी। इस कंडीशन को, ये जो कहानी सुनाई मैंने आपको, इस कहानी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिकल कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। आपके बुक में दिया होगा स्ट्रगल टू सर्वाइव, और इसी को हम लोग बोलेंगे सब्सटेंस क्राइसिस। तो 3 चीजें मैंने आपको बता दी, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, सीधा क्वेश्चन बनेगा कि फ्रांस रीजन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो आप लिख सकते हो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कॉजेज, तीनों लिख सकते हो। एक्सप्लेन करने के लिए देगा तब भी आप लिख सकते हो सोशल कॉजेज में क्या था, सोसाइटी डिवाइडेड थी, पॉलिटिकल कॉजेज में क्या था, ट्रेजेडी एम्पिटी थी और टैक्स बढ़ाना था, ठीक है। और इकोनॉमिकल कॉजेज में क्या था, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, फूड ग्रेन शॉर्टेज हो गया, ठीक है। क्या आ गया, सब्सटेंस क्राइसिस। ये 3 इवेंट्स ऐसे हैं जिनकी वजह से फ्रांस में रेवोल्यूशन स्टार्ट होगा। और भी बहुत सारे रीजन्स हैं, कुछ रीजन्स को हम लोग बोलते हैं इमीडिएट कॉजेज, कुछ कॉजेज को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म कॉजेज। वो सारी चीज़ें मैंने आपके लिए लिख के लाई हैं। जैसे ये क्या है, लॉन्ग टर्म कॉजेज, तो एब्सोल्यूटिज्म मतलब मोनार्की, ओल्ड रिजिम पुरानी परंपराएं जो भी मैंने बताया, कास्ट सिस्टम, ठीक है ना, पुअर हार्वेस्ट, ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए क्या कर दी हैं, लिख दी हैं। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कॉजेज। शॉर्ट टर्म कॉजेज में देखोगे क्या हो गया, बैंक करप्सी, ठीक है, फेमिनिन आ गया, ठीक है, हंगरी, ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। आप सारी चीज़ों को क्या कर लीजिएगा, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, बुकमरी, ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए यहाँ पे डाल दी हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इस चीज़ को यही रोकेंगे। जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली, एक बार मैं आपको रिकॉल जरूर कराना चाहूँगा, एक बार देख लीजिए क्या क्या मैंने आपको बताया है। फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं स्टॉप करेंगे। पहली चीज़ें जो मैंने आपको बताई,
वो थी कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। और उससे पहले एक चीज जो मैंने बताया था, एक सेकेंड, सबसे पहले मैंने आपको रिवोल्यूशन के कॉजेज को बताया था कि रिवोल्यूशन क्या होता है, रिवोल्यूशन है क्या, रिवोल्यूशन की मतलब क्या है। तो दोनों मतलब आपको याद होने चाहिए। एक तो सडन एंड विजुअल चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन बोलते हैं। प्लस आप देखोगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर फ्रॉम लेस पीपल टू द मोर पीपल, कम लोगों से पावर निकल के कहाँ चली जाए, ज़्यादा लोगों के पास चली जाए। तो इस तरह के क्रांति को भी हम लोग किस नाम से जानते हैं, रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो फ्रांस में ये चीज़ होगी, मोनार्क से पावर निकल के कहाँ चला जाएगा, लोगों के पास। और ये रहेगा हमारा स्टडी अप्रोच। इन सारे टॉपिक को लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे। मैंने ये टॉपिक आपको क्लियर करा दिया, क्या, कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो पहला जो मैंने कॉजेज पढ़ाया था वो पढ़ाया था आपको पॉलिटिकल कॉजेज। पॉलिटिकल कॉजेज मैंने आपको सबसे पहले बताया था। पॉलिटिकल कॉजेज में आपको ध्यान देना होगा कि लुई 16 की कहानी, 1774 में लुई 16 राजा बना, 20 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई। उसके बाद जब वो राजा बना तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की उसने, जैसे खजाना खाली, एम्पटी ट्रेजिडी। क्यों खाली होगी भाई खजाना, क्या प्रॉब्लम आई, तो मैंने बताया वॉर में इन्वॉल्व इन, अमेरिका की 13 कॉलोनी को फ्री कराना, लग्जरियस लाइफ, ये रीजन रहा किसका, इनके खजाना खाली होने का। इससे नुकसान क्या हो गया कि किसी तरह का वेलफेयर प्रोग्राम नहीं कर पा रहे, आर्मी को सैलरी नहीं दे पाना, ठीक है, ये सारे रीजन्स मैंने आपको बताएं। तो ये पॉलिटिकल कॉजेज हो गया। अब इनके पास पैसा था नहीं, सारी चीज़ें चलानी है, तो इन्होंने क्या डिसाइड किया, भाई हम टैक्स क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है। इस कहानी को हम लोगों ने यही ख़त्म किया था। फिर जो दूसरा हमारा था वो क्या था, सोशल कॉजेज, सोसाइटी के डिवीजन के बारे में हम लोगों ने बात की थी। सोसाइटी वर डिवाइडेड इन 3 पार्ट, क्लर्जीज, नोबेल्टी एंड थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट 2 तरह के ग्रुप ऑफ पीपल से मिलकर बना था, एक थर्ड स्टेट के अमीर लोग और दूसरा थर्ड स्टेट के गरीब लोग। फर्स्ट स्टेट को हम लोग क्लर्जी बोलते हैं। क्लर्जी मतलब आप देख सकते हो चर्च मैटर में जो इन्वॉल्व है, यानी कि प्रीस्ट। नोबेल्टी, किंग्स एंड देयर फैमिलीज। और थर्ड स्टेट में यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा है, देख लीजिएगा। थर्ड स्टेट में 2 ग्रुप थे, एक जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते थे या फिर लॉयर होते हैं, जो बिग मर्चेंट हैं, बिग फार्मर्स हैं, वो आ जाएंगे। और उसके बाद पीजेंट्स, आर्टिस्ट, स्मॉल पीजेंट्स और लेबर्स, ये थर्ड स्टेट के सेकेंड कैटेगरी में आ जाएंगे। बट प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पे, प्रॉब्लम ये थी कि फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट को कोई टैक्स नहीं पे करना है, सारा टैक्सेस कौन पे कर रहा है, ओनली थर्ड स्टेट। और इसमें भी 2 तरह के टैक्सेस थे, एक तो डायरेक्ट टैक्स था जो स्टेट को देना है, जो राजा को देना है, जिसका नाम था क्या, टाइले, ठीक है। और भी बहुत सारे टैक्सेस थे, जैसे साल्ट पे और टोबैको पे टैक्स, जो एवरीडे लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, उस पर टैक्सेस। दूसरा था एक रिलीजियस टैक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं टीथे, जो सीधे किसको देना रहता था, चर्च को देना रहता था। प्लस लैंड डिस्ट्रीब्यूशन भी मैंने आपको क्या कर दिया, बता दिया। और लास्ट जो हमारा था वो क्या था, सब्सटेंस क्राइसिस, या हम लोग बोल सकते हैं इकोनॉमिकल कॉजेज, फ्रांस की पॉपुलेशन का बढ़ जाना, फूड ग्रेन का शॉर्टेज हो जाना, ठीक है, और वेजेस सेम रहना, जिसकी वजह से क्या आ गया, सब्सटेंस क्राइसिस आ गया। तो ये 3 कॉजेज जो थे मैंने आपको बताया, क्या, फ्रेंच रेवोल्यूशन के 3 मेन कॉजेज हम मैंने आपको क्या कर दिए, बता दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में जब भी हम लोग मिलेंगे तो इसके आगे के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।